Let us discuss about importance of statistical information in economics. इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के फायदे क्या है या ज़रूरत क्या पड़ती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. There are 4 points according to which we will have to discuss about importance of statistical information in economics, in the study of economics. सबसे पहले किसी भी प्रिंसिपल, किसी भी लॉ को फॉर्म करने के लिए या उसको कंफर्म करने के लिए डेटा की जरूरत पड़ती, इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती. ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स और लॉ है जो इकोनॉमिक्स के अंदर हमको सिखाए जाते हैं, हमको सीखने में आते हैं. जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, अंदर हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस. ये ऐसे ही बता दिया किसी ने. सबसे पहले किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ स्टडी की होगी. स्टडी करने जब गया होगा, मार्केट के ऊपर नजर रखी होगी, अलग अलग प्राइस के ऊपर जो अलग अलग लोग खरीदी करने के लिए आते हैं उनका इंफॉर्मेशन निकाला होगा. इंक्वायरी, डायरेक्ट इंक्वायरी करके, इनडायरेक्ट इंक्वायरी करके, दुकानदार को जाकर पूछ कर इंफॉर्मेशन निकाली होगी. उस इंफॉर्मेशन की बदौलत फिर उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद इंटरप्रिटेशन किया हो, कंक्लूजन निकाला होगा कि हाँ नॉर्मली ये हो रहा है कि जब भाव बढ़ता है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है. अल्फ्रेड मार्शल, जिनके बारे में हमने सुना है, पहले भी डिस्कस किया हुआ है, उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड प्रेजेंट किया है. तो सबसे पहले कोई भी लॉ हो, कोई भी प्रिंसिपल हो इकोनॉमिक्स के अंदर, उसको पहले तो बनाने के लिए, फिर उसके बाद उसको कंफर्म करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इंफॉर्मेशन. ये पहला इंपॉर्टेंस हुआ. अब दूसरा, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के सहारे हम लोग डायग्राम और ग्राफ बनाते हैं. एक ही डायग्राम के अंदर हमको किसी इकोनॉमिक पैरामीटर, किसी इकोनॉमिक इंसिडेंट या किसी इकोनॉमिक इवेंट का एक ही डायग्राम, एक ही पिक्चर के अंदर अंदाजा आ जाता है कि ट्रेंड किस तरीके की है. से फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, एक ही डायग्राम ड्रॉ किया, उससे पता चल जाएगा, ट्रेंड पता चल जाएगा. हमारी कंट्री का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, कहीं पर भी हम लोगों को डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं दिख रही. एक ही पिक्चर के अंदर हम 100 साल के हमारे पॉपुलेशन का जो कंक्लूजन है वो बता देंगे. तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स और इंसिडेंट के अंदर होने वाले चेंजेस एक ही पिक्चर, एक ही डायग्राम के थ्रू, एक ही ग्राफ के थ्रू हम लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते. तो ये उसका फायदा हुआ. इन अ सिंगल पिक्चर विच इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ statistical information, we can conclude or we can know the changing trend of economic parameter. So that is the second use or second importance of statistical information, to know the changing trend of economic parameter. Third, for comparative study, to make comparative study easy. मतलब comparative study किसको कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स, दो या दो से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कंपेयर किया जाए और फिर कंक्लूजन किया जाए, इंटरप्रिटेशन किया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपैरेटिव स्टडी. अब चाहे कंट्री की कंपैरेटिव स्टडी करना हो, कंट्री के अंदर अलग अलग सेक्टर्स की कंपैरेटिव स्टडी करना हो, अलग अलग जगहों की या फिर अलग अलग सालों की, इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है. से फॉर एग्जाम्पल अभी के साल और पहले के साल अगर कंपेयर करेंगे पॉपुलेशन देखने के लिए कि अभी के साल में पॉपुलेशन ज्यादा है या पहले के सालों में ज्यादा था, ये कंपेयर कर रहे हैं, तो हमको पता चल जाएगा, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के सहारे से पता चल जाएगा कि पहले के सालों में थोड़ा था, फिर अभी के सालों में ज्यादा है. इसको कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी. इंडिया और चाइना को कंपेयर करो, पॉपुलेशन कौन सी कंट्री का ज्यादा है? चाइना का ज्यादा है. हमारा अप्रोक्सीमेटली 135 करोड़ के पास है, चाइना का 140 प्लस है. कंपैरेटिव स्टडी जब दो जगहों को, दो कंट्री को, दो वेरिएबल को स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के जरिए कंपेयर कर कंक्लूजन निकाला जाता है तो उसको कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं. और कंपैरेटिव स्टडी एक्यूरेटली अगर करनी है तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी. 3 पॉइंट हुए. चौथा पॉइंट, टू मेक प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट. प्रिसाइज प्रेजेंटेशन मतलब क्या? एक्यूरेट, क्या एग्जैक्ट. अब किसी भी इंफॉर्मेशन को हमें प्रिसाइजली प्रेजेंट करना है तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन साथ में देनी पड़ेगी, प्रूव करना पड़ेगा, एविडेंस दिखाना पड़ेगा, और एविडेंस जब दिखाएंगे तब स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन वहां पर हेल्पफुल होगा. तो इकोनॉमिक्स के ऐसे कोई भी पैरामीटर हो, कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी इवेंट हो, उसको प्रिसाइजली प्रेजेंट करना है, परफेक्टली प्रेजेंट करना है, एक्यूरेटली प्रेजेंट करना है तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है. मतलब क्या? स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की मदद से हम लोग इकोनॉमिक्स के पैरामीटर को प्रिसाइजली, परफेक्टली प्रेजेंट कर सकते हैं. ये हुए 4.
उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल सिर्फ 4 डिस्कस करने हैं। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, which is aspects or requisite aspects to be considered while drawing diagram or graph। मतलब क्या, डायग्राम और ग्राफ ड्रॉ करते वक्त कुछ पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं। बहुत सारे स्टैंडर्ड 12 के अंदर ज्यादा आएंगे, स्टैंडर्ड 11 के अंदर सिर्फ 3 पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ड्रॉइंग डायग्राम और ग्राफ। सबसे पहले स्टेट आउट करते हैं। सबसे पहला, स्केल्स एंड मेजर्स। पहली बात जो ध्यान में रखनी है डायग्राम ड्रॉ करते वक्त, वो क्या है, स्केल्स एंड मेजर्स। दूसरा पॉइंट, क्लैरिफिकेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तीसरा पॉइंट, डेटा टेबल एंड सोर्सेज ऑफ डेटा। तो सबसे पहली बात जो हमको ध्यान में रखनी है वो ये है मेजर्स। सी डेटा टेबल के अंदर कभी कभी जो डेटा दिया रहता है बहुत बड़ा होता है, करोड़ों में होता है, लाखों में होता है। जैसे पॉपुलेशन को ही पकड़ लो, तो अगर डेटा टेबल के अंदर प्रेजेंट करने के लिए जाएंगे 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ और वापस लिखने भी जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। उसकी जगह क्या किया जाता है, सपोज 100 करोड़ है तो 100 लिखकर फिर पीछे का जो कॉमन होगा वो कट कर दिया जाएगा। 130 करोड़ है तो पीछे के जितने भी जीरो होंगे वो कट कर दिए जाएंगे, डेटा शॉर्ट कर दिया जाएगा। तो वो मेजर्स है। और साथ ही साथ स्केल। स्केल मतलब यहाँ पर पॉइंट जो क्रिएट करते हैं वो भी ध्यान में रखने हैं, उस हिसाब से स्केल डिसाइड करेंगे। स्केल मतलब क्या, ओरिजिन पॉइंट से पहले सेंटीमीटर का कितना डिस्टेंस, उतना ही पहले से दूसरे का, उतना ही दूसरे से तीसरे का। से फॉर एग्जांपल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, या फिर 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। मतलब यहाँ ओरिजिन पॉइंट से हम लोग पहले पॉइंट के लिए जितना डिस्टेंस रखेंगे उतना ही डिफरेंस दूसरे से तीसरे में, उतना ही तीसरे से चौथे में। दिस इज स्केल्स एंड मेजर्स। ये पहली बात है जो हमको ध्यान में रखनी है। अब दूसरी, एक्सिस, रिप्रेजेंटेशन या क्लैरिफिकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस। नॉर्मली जब डायग्राम हम बनाते हैं तब 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं और वाई एक्सिस जिसको वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। अब एक जनरल रूल सा है, एग्जैक्ट परफेक्ट रूल नहीं है, लेकिन एक जनरल रूल सा है जो ज्यादातर फॉलो किया जाता है या मोस्ट केसेस के अंदर वो फॉलो किया जाता है। हमें भी वही रूल फॉलो करना है। एक्स एक्सिस के ऊपर कौन से डेटा प्रेजेंट किए जाते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर कौन से डेटा प्रेजेंट किए जाते हैं उसके रिगार्डिंग। तो ज्यादातर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, मतलब आजाद कॉज वेरिएबल होते हैं, वो एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। और जो डिपेंडेंट होते हैं, जो इफेक्ट वेरिएबल होते हैं, वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, वाई एक्सिस पर। से फॉर एग्जांपल रेनफॉल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। रेनफॉल होगा तो प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा, बराबर। तो यहां पर कॉज, धक्का देने वाला फैक्टर कौन सा है, रेनफॉल, वो इंडिपेंडेंट है, वो कॉज वेरिएबल है, वो कहां पर प्रेजेंट किया जाएगा, एक्स एक्सिस पर। और उसके ऊपर डिपेंड होने वाला वेरिएबल कौन सा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, वो कहां पर प्रेजेंट किया जाएगा, वाई एक्सिस पर। ईयर एंड पॉपुलेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ईयर, वो कहां प्रेजेंट होगा, एक्स एक्सिस। और डिपेंडेंट वेरिएबल पॉपुलेशन है, वो कहां पर, वाई पर। सो जो जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज वेरिएबल होते हैं कहां पर होंगे, एक्स एक्सिस पर। और जिसकी इफेक्ट वेरिएबल कहां पर होंगे, वाई एक्सिस पर। ईयर, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ सेक्टर्स जनरली एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे वेरिएबल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वाई एक्सिस पर। लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, ये रूल ज्यादातर लागू पड़ता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर ये रूल फॉलो नहीं किया जाता है, एक्सेप्शंस है। जैसा कि 3rd चैप्टर के अंदर हम जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो उसके अंदर प्राइस बदल रहा है जिसकी वजह से डिमांड इफेक्ट हो रही है। तो प्राइस भले इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वहां पर, लेकिन वो कहां प्रेजेंट होता है, वाई पर। भले उसको एक्स पर प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन वो कहां प्रेजेंट हो रहा है, वाई पर। और डिमांड जो इफेक्ट वेरिएबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है प्राइस के ऊपर, वो कहां प्रेजेंट होगा, एक्स पर।
तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, बाकी सारे के सारे दूसरे सर्कमस्टांसेस के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पर और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। थर्ड, हम लोग जब डायग्राम या ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होती है, कोई ना कोई डेटा टेबल होता है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है जो बेसिकली डेटा टेबल में प्रेजेंट होती है, या तो डिस्क्रीट या तो कंटिन्यूअस। उसी के सहारे डायग्राम ड्रॉ किया जाता है कि डेटा टेबल, सोर्स ऑफ डेटा टेबल शुड बी रिलायबल। कैसा होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब विश्वास पात्र, जिसके ऊपर हम लोग भरोसा रख सके। हम लोग गूगल के ऊपर भी कुछ सर्च करते हैं तो हजारों लिंक आ जाती है, ये सारी की सारी लिंक रिलायबल नहीं होती। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होती है, ये सारी की सारी रिलायबल नहीं होती है, ये सारी की सारी एक्यूरेट नहीं होती है, मिसलीडिंग होती है। इसलिए सबसे पहली बात हमको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि डेटा ऑलवेज ऐसी वेबसाइट से या ऐसे सोर्स से लिया जाए जो रिलायबल हो। और रिलायबल सोर्स के अंदर ज़्यादातर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है या गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड किए गए ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस है, उनके डेटा रिलायबल कंसिडर होते हैं। तो हम भी जब डायग्राम या चार्ट ड्रॉ करने वाले हो तब हमें डेटा टेबल कैसा लेना चाहिए? रिलायबल। साथ ही साथ जब हम लोग प्रेजेंटेशन करें, डायग्राम बनाएं, तो साथ में डेटा टेबल भी प्रेजेंट करें और साथ में कौन से सोर्स से डेटा लिया है उसको भी मेंशन करें। इससे क्या होता है, हमारा डायग्राम और ग्राफ है वो रिलायबल हो जाता है।